सिद्रा सईद बंदेशा पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं जिन्होंने ख़ानदानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ने वाले अपने भाई और वालिद की मीरास का ताज अपने सर पर पहन रखा है। फैसलाबाद के बंदेशा ख़ानदान की बहादुर बेटी सियासी तौर पर इतनी निडर और ताकतवर है कि हर वक्त ख़वातीन और मर्द मुहाफ़िज़ों के साथ वो गांव-गांव जाकर फलाही और सियासी काम करती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। पंजाब में कुछ दुश्मनियां साल साल से चलती आ रही हैं। उसमें एक नामी गिरामी और मारूफ जो दुश्मनी है और एक बड़ा नाम चौधरी इलियास जट उर्फ इलियासा चोटिया का आता है। उनकी दुश्मनी के बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं और उनके ख़ानदान ने उनकी विरासत को किस तरह से आगे लेकर चले हैं। उनकी भतीजी सिद्रा सईद बंदेशा आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। चौधरी इलियास जट उर्फ इलियासा चोटिया इतने मारूफ हुए दुश्मनियों में, सियासत में, आप उनकी अब जानशीन बन के सामने आई हैं। चैलेंजेस क्या है आपके सामने, मुश्किल क्या है? मुश्किल तो यही है कि लोगों के जो काम है वो रुके हुए हैं, लोगों के कोई काम नहीं हो रहे। तो मेरे लिए अपने भी सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज मेरी सिक्योरिटी है। मुझे जब तक मैं बाहर निकलना, मुझे अपनी सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ती है। तो पिछले 40 सालों में बंदेशा ख़ानदान की कोई खातून कभी बाहर नहीं निकली। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको बाहर सियासत के मैदान में आना पड़ा? पहले अबू लोग थे, फिर ताया अबू आए हैं, फिर ये अब्दुर्रहमान माशाल्लाह आया है सियासत में। तो जब अब्दुर्रहमान को मर्डर किया गया तो फिर ये था कि हल्के की आवाम थी, जो गरीब आवाम थी, फिर मेरा अपना। तो ये भी था, मैंने फिर लोगों को देखा कि कुछ लोग भी यही चाह रहे थे कि अभी भी अगर कोई लड़की आ सकती है बंदेशा ख़ानदान से, जब कोई मर्द नहीं रहा तो फिर मजबूरी में मुझे निकलना पड़ा। फिर लोगों ने भी जब मैं निकली हूँ तो मेरा सपोर्ट किया है कि कोई बंदेशा ख़ानदान से आई। खुद सोच समझ के फैसला किया कि लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप सियासत में आए? लोगों ने मजबूर किया। क्या कहते थे लोग यही कि मतलब हमारा ख़ानदान गरीबों के करता है, गरीबों की मदद काफ़ी करता है और गरीबों के सरों पे हाथ रखता है, दाद रसी उनकी करता है। आज अगर अब्दुर्रहमान को हमारा हल्का पूरा है, वो गरीब रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। मतलब अब एक हमारा घर नहीं ख़त्म हुआ है, काफ़ी गरीबों के घर उजड़े हैं अब्दुर्रहमान के जाने से। फिर उन लोगों ने फिर मेरी तरफ देखना शुरू किया जब उन्हें पता चला, क्योंकि अब अब्दुर्रहमान के कत्ल के जो मुकदमे में मदई वो भी मैं हूँ। फिर उनको पता चला कि उनकी कोई बहन सिद्रा सईद भी है। फिर लोगों ने मेरे से रब्ता शुरू किया। जो लोगों को पता ही नहीं था कि बंदेशा ख़ानदान में कितनी ख़वातीन हैं, क्या है? बिल्कुल नहीं, लोगों को नहीं अंदाज़ा था कि बंदेशा ख़ानदान में कितने औरतें हैं, क्योंकि हमारे घर में ना तो कभी किसी मर्द का कोई जिक्र होता था और ना ही कभी औरतों ने इंटरेस्ट लिया था कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं है। क्योंकि हमारे ख़ानदान में हमेशा से वो मर्द हैं, वही जो फ़ैसले लेते हैं वो मर्द ही लेते थे, पर हमारे ख़ानदान में औरत को इज़्ज़त बहुत दी जाती है। कभी सोचा तो होगा कि नस्ल दर नस्ल दुश्मनी और उसके बाद इतने ज़्यादा जानने चली गई, ये दुश्मनी वाला सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? कब जाके इसको चैन आएगा और ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? दुश्मनी जो 364 की जो हमारी दुश्मनी थी वो तो अब्दुर्रहमान अब चला गया है। तो हमारे ख़ानदान में जो एक वारस था, नस्ल थी, वो तो ख़त्म हुई है। तो वो दुश्मनी भी फिर जो 364 वाली है वो तो अब तभी, क्योंकि वो तभी ख़त्म थी जब ताया अबू थे, वड़ाइच ख़ानदान वाले। वो जब ताया अबू थे तब भी हमारी इतनी नहीं रह गई थी, क्योंकि वो भी सियासत में चले गए थे और हम लोग भी सियासत में आ गए थे। पर ये था कि दुश्मनी तो रहती है ना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मतलब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, हमारी अपनी सिक्योरिटी थी। तो अब जो ये मामला हुआ है ये तो हमारे अपने ही घर से उठ पड़ा है कि ये दुश्मनी जो है वो अपने घर से शुरू हो गई है। तो बस ये मामला अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये तो आपका अपना ख़ानदान इससे तबाह होकर रह जाएगा जब अपने ख़ानदान के अंदर से दुश्मनियाँ और फिर कत्ल गारत का सिलसिला जारी हो जाए। हमारा ख़ानदान तो तबाह हो चुका है। जिस दिन से अब्दुर्रहमान चला गया ये ख़ानदान ख़त्म हो चुका है। तो अब तो ख़ानदान में कोई बचा ही नहीं है कि जो अब चला जाए तो ये ख़ानदान तबाह हो जाएगा। ये ख़ानदान वो ख़ानदान था कि जिसको पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती थी, और अभी भी जिससे मर्ज़ी पूछ लें वो आपको बताएँगे कि हम लोग कैसे हैं और क्या था हमारा। तो बाकी ये अब्दुर्रहमान के जाने के बाद अब ख़ानदान में दुश्मनी तो पड़ गई है, पर मेरा ये है कि मैं अब सियासत में अपना ज़्यादा, मेरी तवज्जो सियासत है कि मैं लोगों के पास जाऊं। जो जुल्म मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि अभी कोई और, किसी और का बेटा, कोई और चौधरी अब्दुर्रहमान, किसी और घर का अब्दुर्रहमान
ऐसे ही मर्डर हो जाए जिसका कोई कसूर भी नहीं है। एक तो बंदे का कसूर होता है, वो एक ज़्यादती की गई है बहुत बड़ी, और उसका कोई कसूर भी नहीं था जिससे उसको मर्डर किया गया। कसूर उसका सिर्फ इतना था कि वो बंदेचा ख़ानदान का। तो आप तो पाकिस्तान की वाहिद खातून सियासतदान हैं जिसके साथ ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स ट्रैवल करती हैं। बिल्कुल मेरे साथ करती हूँ, क्योंकि मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं बिल्कुल औरतें भी अपने साथ रखती हूँ और लड़के भी होते हैं मेरे साथ। तो सिक्योरिटी तो अब मेरी मजबूरी है, ये कोई शौक़ से नहीं बंदा उठाता गन्स वगैरह, ना इनका कोई शौक़ है, ये तो मजबूरी है। क्योंकि वालिद को मेरे को मर्डर किया गया, मेरे वालिद जब मर्डर हुए हैं तब तो बिल्कुल छोटे थे, नहीं कि इतना वालिद का नहीं अंदाज़ा है कि मतलब अब्दुर्रहमान 9 माह का था जब वालिद को मर्डर किया गया। तो उसके बाद ये दुश्मनी देखते आए हैं। फिर अब्दुर्रहमान को जब मर्डर किया गया तो फिर ये है कि अब जितनी भी सिक्योरिटी है ये रखना मेरी मजबूरी है। वालिद का कत्ल हुआ, चचा का कत्ल हुआ, एक चचा हादसे में चले गए, इतनी ज़्यादा आपने देखी अमवात, और फिर अकलौता भाई चला गया इस तरह से। क्या सोचती हैं इसके बारे में? ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार तो मतलब ये दुश्मनी है जो चलती आ रही है नस्ल दर नस्ल, तो ज़िम्मेदार भी अब कहा जा सकता, किसको बंदा इसकी ज़िम्मेदारी ठहरा सकता है? इसको कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मतलब मेरे दादा अबू को भी मर्डर किया गया है, दादा अबू भी मर्डर हुए हैं, बस ये नस्ल दर नस्ल चलती आई है। तो फिर ये था कि ये मामला जब अबू को कत्ल किया गया, फिर चाचू जो थे वो बाहर के मुल्क मर्डर हुए हैं, तो उसके बाद चाचू जो दूसरे उनका एक्सीडेंट हो गया, तो ताया अबू जो हैं वो अभी रज़ा लाइरी से फौत हो गए। चौधरी इलियास जट पर कौमी असम्बली की पार्किंग में उनकी कार को बम धमाके से उड़ाने का मामला हो या जहाज़ में उन पर जानलेवा एक हमला होता है, ये क्या कहानी थी? हाँ जी, अबू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे थे जब वो फिर जहाज़ में एंटर किया, तो साथ में उनके वो दुश्मन भी जहाज़ में ही एंटर हुए। तो जैसे जहाज़ उड़ाया तो साथ ही उन्होंने अबू पे हमला शुरू कर दिया, चाकू से और तेज़ वो उस्तरे वगैरह से अबू की गर्दन पे वार किया गया। तो बस अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी रखी हुई थी, तो फिर उसी फ़ौरन जहाज़ वापस फिर लैंड करवाया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। फिर तब बेनज़ीर थी MNA, वो बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी। फिर बेनज़ीर ने फिर काफ़ी अबू का किया, क्योंकि चाचू आज़म जो थे वो बेनज़ीर उनको अपना भाई मानती थी। तो उसके बाद फिर अबू का इलाज उधर हॉस्पिटल में किया गया इस्लामाबाद में, तो फिर अबू अल्लाह का शुक्र है कि तब बच गए थे। और जो गाड़ी में बम रखने का था वो तब रखने लगा था, अभी रखा नहीं था, पार्किंग में आया था, तो वो साथ ही कोई किसी को बताया गया, तो फिर उसको वहीं से बम समेत पकड़ा गया, फिर वो उसको जेल में डाला गया। तो अब आप क्या सोचती हैं जब आप हल्के में जाती हैं, आपने MNA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, कौन आपकी कैंपेन चलाएगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगी? और देखा जाए तो बज़ाहिर तो इस तरह की कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती, क्योंकि आप वाहिद इस टाइम खातून हैं जो ख़ानदान को भी लीड कर रही हैं। मेरी सपोर्ट जो है ये मेरा हल्का करेगा इंशाल्लाह, जो मेरे अबू के और मेरे भाई के चाहने वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं इधर हल्के के, और ज़्यादातर ये हल्का मतलब अबू लोग काफ़ी अरसे से इसी गाँव में हैं और पूरा हल्का मेरी सपोर्ट पे है, मेरे साथ खड़ा है। तो बज़ाहिर तो ये लोग ही हैं मुझे आगे लेके आने वाले, और इन लोगों के फोर्स करने पे मैं भी फिर फ़ैसला किया कि मैं सियासत में आ जाऊँ। तो अब मैं आई हूँ तो लीड बेशक मैं करूँगी, पर मेरे पीछे खड़े हैं ये मेरे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, ये मेरे वालिद की जगह पे है, जितने भी नौजवान लड़के हैं सारे चौधरी अब्दुर्रहमान बन के मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। आपके सियासी हरीफ राना सनाउल्लाह हैं कि निसार जट है? निसार जट है मेरा सियासी हरीफ, और मेरे जो फैमिली है बिल्कुल मेरे जो हैं रिश्तेदार वगैरह वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़े हैं, और आगे भी इंशाल्लाह वो मेरे साथ खड़े रहें। चौधरी इलियास जट गोजरा के जो चक है 364, वहाँ से उन्होंने नकल मकानी करके फैसलाबाद की इस जगह पर आके क्यों बस गए? वह ये था कि अबू को जब मर्डर किया गया ठिकरी वाले के नज़दीक अबू को मर्डर किया गया, उसके बाद चाचू जो हैं वो बाहर से मर्डर होके आ गए और एक चाचू शहीद हो गए कि मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर अबू अकेले रह गए थे और ख़ानदान में अब वारिस भी एक ही था अब्दुर्रहमान, तो फिर उसको भी देखना था। तो फिर सब ने फ़ैसला किया कि इधर हमारे हैं रिश्तेदार, तो इस गाँव में फिर हम लोग शिफ्ट हो गए। 364 को फिर छोड़ा तो फिर सियासत बांधने में हम लोग आके यहाँ पे रहने लगे। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर जानशीनी का ही मसला था तो चौधरी इलियास जट ने अपनी ज़िंदगी में चौधरी निसार जट को आगे किया, अब्दुर्रहमान बंदेशा का नाम नहीं आया तब? अब्दुर्रहमान बंदेशा का नाम इसलिए नहीं आया है क्योंकि तब परवेज़ मुशर्रफ ने BA की शर्त लगा दी थी, तो अबू मजबूर हो गए थे।
वरना अगर वो बीए की शर्त ना होती तो कभी भी हमारे ख़ानदान में दामाद आगे नहीं आ सकता था। फिर ये बड़ी मजबूरी में फ़ैसला लिया गया, दामाद को फिर लेके आना पड़ा, क्योंकि सियासत थी और कुछ लोग भी यही कह रहे थे कि आप जिसको खड़ा कर दें हम लोग उसको वोट देंगे, हम लोग जिसको आप चाहेंगे। तो अब्दुर्रहमान ये था कि अपनी ज़िंदगी में ये अपना डेरा अलहदा कर लिया था। अब हमारे अबू की जो वरासत है वो हमारे पास ही है, तो फिर ये है कि वो ख़ानदानी डेरा तो नहीं इसको कहा जा सकता कि वो हमारा पीछे से ख़ानदानी डेरा चलता आ रहा है। मतलब ये था कि ख़ानदान की जो अब जानशिनी थी वो अब लोग भी समझ गए थे कि अबू जब फोत हो गए हैं। फिर अब्दुर्रहमान आगे आया, लोगों ने जो लोग थे उन्होंने भी ये कहा कि अब जो है वो अब चौधरी अब्दुर्रहमान को आ गए, क्योंकि अब्दुर्रहमान अब बड़ा हो चुका था, अब्दुर्रहमान अपने अवाम में आ चुका था और हल्के में भी निकलता था, अपने लोगों की बात भी सुनता था और काम भी लोगों की करता था। अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक बंदा शहीद होता है और उसको हमारा गांव क्या पूरी दुनिया उसको रोती है और पूरी दुनिया में शोक था। तब 11 अक्टूबर वो दिन है कि मतलब हमारे गांव में मेरे नहीं ख्याल किसी घर में खाना भी पका हो। जब अब्दुर्रहमान के बारे में सुना है लोगों ने, तो लोगों ने 5-5 दिन अपने घर खाना नहीं बनाया। लोगों ये गांव उस टाइम ये गांव पूरा बिल्कुल सोग में डूबा हुआ था कि मतलब इस गांव में कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि अब्दुर्रहमान इस गांव की रौनक था। मतलब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। ये जो डेरा है जिस पे हम अभी भी बैठे हुए हैं, ये चौधरी अब्दुर्रहमान का डेरा है। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, मतलब इतने लोग, रश होना, खुश होना, अब्दुर्रहमान के पास काम आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना होता था कि हम लोग सिर्फ अब्दुर्रहमान को देखने आते हैं, कि मतलब वो इतना खूबसूरत है और उसका अखलाक जो है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आज अगर दुनिया रो रही है अब्दुर्रहमान को तो उसके अखलाक की वजह से रो रही है। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा, जिस दिन उनका मर्डर होता है, आपको जब खबर मिलती है तो उसके बाद आपने सोचा तो होगा कि हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, और क्या सोचा कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें? जी, जब अब्दुर्रहमान की ख़बर मिली है तब वाकई ऐसा था कि मतलब दुनिया बिल्कुल ऐसा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हर तरफ अंधेरा था और बस यही था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि वालिद के साया उठ जाने के बाद अब्दुर्रहमान था तो वो कभी कमी महसूस नहीं हुई वालिद की। तो अब्दुर्रहमान के जाने के बाद तो यही लग रहा था कि यतीम भी हो गए हैं और सारा कुछ ख़त्म भी हो गया है, नस्ल ख़त्म हो गया है, ख़ानदान ख़त्म हो गया है। पहले यही था फ़ैसला कि सब कुछ छोड़ा जाए, पर उसके बाद मुझे धमकी मिली है जब इसकी तरफ से तीसरे चौथे दिन जब मुझे धमकी आई है तो फिर मैंने फ़ैसला लिया। फिर कुछ लोग मेरे पास आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि अगर आप जाती हैं तो हमारा कौन है, हमारा कोई नहीं है। लोगों ने मजबूर किया तो फिर मैंने भी सोचा तो मौत तो अगर इधर आनी है तो इधर भी आ सकती है, तो कहीं भी चली जाऊँ कहीं भी आ सकती है, तो फिर क्यों ना बंदा मैदान में रह के अगर कुछ होता है तो हो जाए। बाकी मैंने अपने आप को और अपने सारे मामलात को अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। आपके साथ तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि वालिद मर्डर हुए है, उसके बाद चौधरी अब्दुर्रहमान का भी मर्डर किया गया है, तो अभी मुझे भी थ्रेट मिल रही है, मेरी जान को ख़तरा है। मतलब मेरे डेरे पे भी 2 दफ़ा हमला कर चुके हैं, फायरिंग हुई है और मुझे काफ़ी थ्रेट है इसकी तरफ से। तो इसलिए सिक्योरिटी अब ज़्यादा है, क्योंकि अब ख़ानदान में अगर किसी को कोई लीड कर रहा है तो वो मैं हूँ। तो इसी वजह से उनको ये भी खौफ है कि मतलब ये कोई इलाके के लोग भी इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जैसे अब्दुर्रहमान को पसंद करते थे तो लोग वैसे अब मेरे साथ खड़े हैं। रिपोर्ट तो ये हुआ कि चौधरी अब्दुर्रहमान ने चौधरी निसार जट पर कातलाना हमला किया और जवाबी जो फायरिंग है उससे उनकी डेथ हो गई। हमला अगर निसार ने करवाया तो क्यों घूमता फिर रहा है कि वो कहता है कि अब्दुर्रहमान ने हमला किया है, तो तब अपने बयान भी देता फिर रहा है कि मैं तो है ही नहीं था गाड़ी में। उसके बाकी बयान जाके पुलिस में देखे बाद में उसने कहा जी मैं तो गाड़ी में नहीं था। जब उसने सुना कि अब्दुर्रहमान शहीद हो गया तब उसने फ़ौरन अपना बयान बदला कि मैं तो गाड़ी पे नहीं था। मतलब अब्दुर्रहमान आप पूछ सकते हैं वो जिधर गया वो सरगोदे गया हुआ था अपने पीरों के पास, वो तो वहाँ पे ख़त्म खाने गया हुआ था और ख़त्म खा के जैसे ही वापस आ रहा है, मेरी 10 मिनट पहले बात हुई है अब्दुर्रहमान से और कि हम लोग आ रहे हैं, तो रास्ते में ये खड़े थे ये लोग। जब निसार ने वो आपने ऑडियो सुनी होगी जो वायरल हुई है जो अब्दुर्रहमान के मर्डर का प्लान बना है, तो उसके बाद सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी अब्दुर्रहमान की। फिर जब ये सारे मामला चले हैं तो अब्दुर्रहमान को पता चल गया कि ये मेरे मर्डर का प्लान कर रहे हैं, तो फिर घर में ख़ानदान ने आपस में ना सुलह रख ली है एक जगह पे। हाफिज़ शरीफ हैं इधर समनाबाद में रहते, फिर उधर सुलह रखी गई है। सुलह में फिर ये 2 दिन कट होता रहा है सुलह का। फिर आखिरी दिन फिर निसार ने उधर जितने भी लोग थे उनके सामने ये माना है कि मैंने ये मर्डर का प्लान किया था। तो फिर उसने वहाँ पे कुरान पाक पे हाथ रखा है, हलफ दिया है कि मैं अब्दुर्रहमान की जान माल को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर अब्दुर्रहमान क्योंकि कुरान पाक पे बड़ा ईमान था और अब्दुर्रहमान जब कुरान पाक पे एक बंदे का ईमान आ जाए तो फिर वो सारा पीछे छोड़ देता सारा कुछ। तो फिर अब्दुर्रहमान ने सिक्योरिटी अपनी कम कर दी कि अब तो कुरान पाक पे सुलह हो गई है। तो
फिर वो रिलैक्स हो गया था कि बस ठीक है। तो 10 दिन बाद अब्दुर्रहमान के इन लोगों ने कुरान पाक उठाया, तो 10 दिन बाद इन्होंने अब्दुर्रहमान पे हमला कर दिया। अब्दुर्रहमान को 3 फायर लगे। तो आपके अब्दुर्रहमान बंदेशाह के जाने के बाद आपका सियासत में आना और उसके बाद ये सारा डेरेदारी सिस्टम, सिक्योरिटी, आपके सफ़री अखराजात, ये कैसे आप बर्दाश्त करते हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमारी ज़मीनें काफ़ी हैं, हमारे फैक्ट्रीज़ हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने काफ़ी कुछ दिया है। तो ये मैनेज अल्लाह का शुक्र है मैं कर रही हूँ। तो आगे भी अल्लाह ताला ने मदद करनी है, तो ये इंशाल्लाह ये पूरे तरीके से अपना इलेक्शन भी लड़ूंगी और ये भी मैनेज करूँगी। अभी जो केस है वो अभी भी रुका हुआ है, उस पर कोई पुलिस वाले भी तवज्जो नहीं दे रहे कि क्या करना है उसको, क्या नहीं करना। मेरी CPO साहब से जो फैसलाबाद में है कि वो इंसाफ दिलाते हैं सबको, मैं उनसे भी ये अपील करूँगी कि वो इस केस को खुद देखें, तफ्तीश करवाएं और फिर बताएं कि केस आगे क्यों नहीं चल रहा। क्योंकि मैंने काफ़ी एप्लीकेशनें भी दी हुई हैं कि इस केस को आगे चलाया जाए और बताया जाए कि इस केस का क्या करें। मतलब ये है कि मतलब एक ex-MNA की वजह से ये केस जो रुका हुआ है, तो इससे इसको फ़र्क नहीं, ये PTI वालों को फ़र्क पड़ना है इसका, क्योंकि PTI फिर ये कि एक जमात है, तो PTI वालों को इसका नुकसान होना है क्योंकि इस MNA का नाम PTI से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये इंसाफ PTI वाले ना दिलवा सके तो ये उन पे बात जाएगी बहुत बड़ी। वो अपने भाई चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशाह की कब्र पर बाकायदगी से दुआ करने जाती हैं। उन्हें अपने ख़ानदान की वजह से हलके में ख़ास पजीराई हासिल है। वो अपने हलके की हर गमी खुशी में शरीक होती हैं। ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से बुज़ुर्ग उन्हें मोहब्बत और शफ़क़त की निगाह से देखते हैं। हलका कितना बड़ा है, कितने गाँव हैं, फीडबैक क्या है? हलके में तकरीबन 122 गाँव हैं तकरीबन ना। फीडबैक तो आपके सामने है कि कितना अच्छा लोग मुझे दे रहे हैं, मेरे ख़ानदान को पहचानते हैं और मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और खड़े भी मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। और आगे भी जब इलेक्शन आएगा तो इंशाल्लाह लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ देंगे। अब जहाँ जाती हैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलती है, इसकी क्या वजह है? और इसको आप तो लोगों में ये कहते हैं कि असला वगैरह इसकी नुमाइश के ऊपर कुछ मसाइल आते हैं, आप क्या फ़ेस करती हैं? मैं ये फ़ेस करती हूँ कि मैंने अपने वालिद नहीं देखे। मेरे तकरीबन मुझे होश भी नहीं अपने जब मेरे वालिद कत्ल हो गए थे और उसके बाद भाई को भी कत्ल किया। मतलब हमारे ख़ानदान में काफ़ी मर्डर हुए हैं। तो उसके बाद ये जो असला है मैंने कोई शौक़ में नहीं रखा हुआ, मेरी मजबूरी है ये असला रखना। और जो सिक्योरिटी है वो मैं उसके बगैर नहीं चल सकती। तो अगर आप यही चाहते हैं कि मैं सिक्योरिटी हटा दूँ, तो अगर मुझे भी इसी तरह ही कर दिया जाए तो ये नहीं, मैं सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं हटा सकती अपनी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारी दुश्मनी जो है वो पूरे पंजाब में मशहूर है। तो अब ख़ानदान का वो नाम ख़त्म हुआ है, तो अब मैं एक रह गई हूँ। तो फिर अब ये है कि मुझे अब अपनी सिक्योरिटी रखना लाजमी है। हाँ, इशू अगर वो नुमाइश का आता है तो वो ये है कि मैं शौक़ से तो रखी नहीं है। पुलिस अगर दे दे मुझे सिक्योरिटी अपनी, तो मैं अपनी सिक्योरिटी पीछे हटा दूँगी।